प्यारे बच्चों, इतिहास विषय 14 तारीख को जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे जो जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सब्जेक्टिव प्रश्नों में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। इन सभी का वीडियो ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट के लिंक में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर 8 से शुरू है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य। तो पहला क्वेश्चन है पटवारी किसे कहते हैं। तो पटवारी गांव की जमीन प्रत्येक किसान द्वारा जुते जाने वाले खेतों, फसल के प्रकार और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखता है, मतलब एक तरह का मुंशी होता है। खुद काश्त और पाही काश्त कौन थे। तो खुद काश्त उसी गांव की जमीन पर खेती करते थे जहां वे रहते थे, और पाही काश्त दूसरे गांव में जाकर भाड़े पर जमीन लेकर उस पर खेती करते थे। जिन्स ए कामिल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती थी। तो कपास और गन्ने जैसी फसलें जिन्स ए कामिल के अंतर्गत आती थी। ऐसी फसलों की खेती से राज्य को ज्यादा कर मिलता था। अकबरनामा की रचना किसने की थी या कितने भागों में विभक्त है। तो अकबरनामा की रचना जो है मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा की गई थी। यह 3 जिल्दों में विभक्त है। 17वीं सदी में कौन कौन से फसलें, फल एवं सब्जियां विदेशों से भारत आई। तो मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता जैसे फसलें, सब्जियां विदेशों से भारत आई। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो ये 5 भागों में विभक्त है। इसके पहले 3 भागों में प्रशासन का विस्तृत विवरण है। चौथे व 5वें भाग में भारत के धार्मिक एवं साहित्यिक परंपराओं का उल्लेख है। मुगल काल में किसानों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग होता था। तो उनको रैयत कहा जाता था, रियाया या रियान कहा जाता था, खुदकाश्त या फिर पाहीकाश्त कहा जाता था। पायक कौन थे। तो पायक वे लोग थे जो जमीन के बदले सैन्य सेवाएं देते थे। असम के अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। 9वां चैप्टर, मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है। मुगलों ने स्वयं इस विश्लेषण का प्रयोग नहीं किया क्योंकि पितृपक्ष से वे तैमूर के वंशज थे और तैमूरी कहलाते थे, तथा मातृपक्ष से वे बाबर चंगेज खान से संबंधित था। 16वीं सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने बाबर और उसके परिवारों के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। दूसरा है अकबर ने किस भाषा को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया और क्यों। तो अकबर ने फारसी को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। इसके लिए अकबर को संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क को मुगल दरबार में पद पाने के इच्छुक ईरानी तथा मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। 2 संस्कृत ग्रंथों के नाम बताओ जिनका मुगल काल में फारसी में अनुवाद हुआ। तो रामायण तथा महाभारत। फारसी अनुवाद होने के पश्चात महाभारत का नाम रजनामा रखा गया। सुलेख की नस्तलिका शैली क्या थी। तो सुलेखन की नस्तलिका शैली क्या थी। तो नस्तलिका अकबर की मनपसंद लेखन शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे, सपाट, प्रभावी ढंग से लिखा जाता था। इसे लिखने के लिए सरकंडे की 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाली एक कलम तथा स्याही का प्रयोग किया जाता था। समांतर कलम की नोक के बीच एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वह स्याही को आसानी से सोख ले। अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह ए कुल की नीति से क्या समझते हैं। तो अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य में एकता एवं शांति स्थापित करने के लिए सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। अकबर ने अपने सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल की नीति अपनाने का निर्देश दिए थे और साम्राज्य के सभी संप्रदाय के लोगों के साथ आपसी भाईचारे एवं प्रेम भाव का व्यवहार करने का आदेश दिया था। सबसे महान मुगल सम्राट किसे माना जाता है। तो जलाउद्दीन अकबर 1556 से 1605 को सबसे महान मुगल शासक माना जाता है क्योंकि उसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे सुदृढ़ और समृद्ध भी बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तृत हिंदू कुश पर्वत तक करने में सफल रहा। भारत में मुगल राजवंश का अंत किस प्रकार हुआ। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन की केंद्रीय शक्ति कम हो गई, अतः विशाल मुगल साम्राज्य के स्थान पर कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर आई, लेकिन फिर भी
सांकेतिक रूप से मुगल शासक की प्रतिष्ठा बनी रही। 1857 में इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। इस प्रकार मुगल वंश का अंत हो गया। मनसबदारी प्रथा से क्या समझते हैं? तो मनसबदारी फारसी भाषा के मनसब शब्द से बना है, जिसका अर्थ पद या ओहदा होता है। जिस व्यक्ति को सम्राट द्वारा यह पद दिया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता था। इस प्रथा को मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ प्रदान करने हेतु लागू किया था। 10वां चैप्टर, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करता है और अपने इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। हल और कुदाल के बीच संघर्ष का क्या आशय है? तो संथालों और पहाड़ियों के बीच की लड़ाई। बेनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुमनाम। अमला कौन था? तो राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे। बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। औपनिवेशिक काल में व्हाइट और ब्लैक टाउन का क्या आशय है? तो व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्द नगर संरचना में नस्ली भेदभाव के प्रतीक थे। अंग्रेज गोरी चमड़ी के होते थे, इसलिए उन्हें व्हाइट कहा जाता था, जबकि भारतीय को काले। बम्बई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताइए। तो उसका नाम है रैयतवाड़ी। बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला, जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। दूसरा, सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया, जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता। 9वां, अंग्रेजों द्वारा भारत में उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों का उद्देश्य व्यापार करना, जिसमें मुख्य रूप से इंग्लैंड में बनी वस्तु भारत में बेचना था। 10वां है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। सूर्यास्त कानून से क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई। जमींदार की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को भूमि का स्वामी प्राप्त हो जाता था। जमींदारों को यह निश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्यास्त के पहले चुका देनी पड़ती थी, नहीं तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। झूम खेती से आप क्या समझते हैं? तो झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता था और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, जिसमें लकड़ी के हलों से जुताई करके बीज बो दिए जाते थे। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। झारखंड में झूम कृषि को कुरवा कहा जाता है। 11 चैप्टर है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले पुरुष नेताओं के नाम बताइए। तो नाना साहेब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह और बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल का फूल। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति किस के विषय में कही गई है? तो यह रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कही गई। मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर में 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कब और कहां से शुरू हुआ? तो ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध यह पहला जन आंदोलन था। 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम बताइए। तो उसमें आपका है रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, महारानी बैजाबाई, सिंधिया और वीरांगना ताईबाई। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किन किन राज्यों को अपने अधीन किया था? संतारा, झांसी, नागपुर, जौनपुर, सबलपुर, उदयपुर आदि। अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया था? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें अंग्रेजों ने 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। तो मेरठ, दिल्ली, बनारस, अवध, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद।
12वां चैप्टर है 17वीं शताब्दी में विकसित 3 शहरों के नाम बताइए जो 18वीं शताब्दी में पतनोन्मुख हो गए। इनका स्थान किन 3 नगरों ने ले लिया? तो पतनोन्मुख नगर में है सूरत, मछलीपट्टनम एवं ढाका, और नए नगर बन गए इसके जगह पर बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया था? तो 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा बनाए गए माल गोदाम मतलब छोटे किले पर कब्जा कर लिया। हिल स्टेशनों के आरंभिक उद्देश्य क्या थे? तो हिल स्टेशनों की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य ब्रिटिश सेना की जरूरतों से जुड़ा था। यह सैनिकों को ठहराने, सीमा की निगरानी करने तथा शत्रु पर हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। आमार कथा मतलब मेरी कहानी आत्मकथा किसकी है? तो विनोदिनी दासी। यह बंगाली रंगमंच में 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों की जानी मानी हस्ती थी। कलकत्ता की लॉटरी कमेटी क्या थी? तो कलकत्ता की लॉटरी कमेटी लॉटरी बेचकर नगर नियोजन के लिए पैसा इकट्ठा करती थी। लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद कलकत्ता के नगर नियोजन का काम सरकार की सहायता से इसी कमेटी ने किया। मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई मूलतः कैसे शहर थे? तो मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई मूल रूप से मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। वे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के एजेंट मद्रास तथा कलकत्ता में कब कब बसे? बम्बई कंपनी को कैसे प्राप्त हुई? तो कंपनी के एजेंट 1639 ईस्वी में मद्रास तथा 1690 ईस्वी में कलकत्ता में बसे। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगाल के राजा ने 1661 ईस्वी में को मिलाकर फिर चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 ईस्वी में बेच दिया। इस प्रकार बम्बई कंपनी को प्राप्त हुई। औपनिवेशिक काल में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण बताएं। तो पहला, ये नगर प्रशासन और सत्ता के केंद्र थे। दूसरा है इनमें नए भवनों तथा संस्थाओं का विकास हुआ। तीसरा, यहाँ रोजगार के नए नए अवसर विकसित हुए जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में इन शहरों की ओर आकर्षित हुए। 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शहरों के भवनों का स्वरूप किस प्रकार बदल गया? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला है बड़े बड़े बंगले बनाए जाने लगे तो बगीचा भी बनाए गए। भवनों के निर्माण में यूरोपीय वास्तु शैली को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय जनगणना का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया? इसकी प्रारंभिक 2 उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो प्रथम प्रयास जो है 1872 में किया गया और इसके उद्देश्य है लोगों के लिंग, जाति तथा व्यवसाय के आंकड़े प्राप्त करना और दूसरा बीमारियों से होने वाली मौतों की जानकारी प्राप्त करना। 13वां चैप्टर है दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी। दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू किया गया? तो 21 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब बंद कर दिया? तो 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो अगस्त 1942 ईस्वी को। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में। पूर्व स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पास किया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन में 1929 में। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी की। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शौकत अली। 14 चैप्टर है आपका भारत का विभाजन कब हुआ? तो 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था जो 2 संप्रभु राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान के रूप में सामने आया। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। लखनऊ समझौता से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एक समझौता के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी तालमेल हुआ था जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है।
सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और जाति के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत धार्मिक हितों को प्रोत्साहित एवं संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है तथा आपस में झगड़ा पैदा करती है। उन दो नेताओं के नाम बताइए जो अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। तो महात्मा गांधी और अब्दुल गफार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता था, इन दोनों महान नेताओं ने भारत विभाजन का अंत तक विरोध करते रहे। हिंदू महासभा का स्थापना कब एवं क्यों किया गया था? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। यह एक हिंदू पार्टी थी जो हिंदुओं के बीच जाति और संप्रदाय के फर्कों को समाप्त कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों के सांप्रदायिक राजनीति पर क्या असर पड़ा? तो पृथक चुनाव क्षेत्रों के कारण मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्र को अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे तथा इस व्यवस्था में मुस्लिम लीग के राजनेता सांप्रदायिक नारे लगाकर अपना पक्ष मजबूत बनाने लगे। भारत विभाजन के दौरान महात्मा गांधी नोआखली क्यों गए थे? तो भारत विभाजन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच नोआखली में सांप्रदायिक दंगा अत्यधिक बढ़ गया, जिसे शांत करने के लिए महात्मा गांधी नोआखली गए थे। और लास्ट चैप्टर है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? तो ये हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग किसने की थी? तो ये किया था आर.बी. धुलेकर ने। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे? तो हैदराबाद रियासत। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल दिया गया था। तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अति लघु उत्तरीय कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।